नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है कि एक जज साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए या जज साहब को लैंड या वहाँ से छोड़ने की अनुमति नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस पी.वी. कुल्ही कृष्णन, उनकी अदालत में एक अजीबोगरीब केस आया जिसको लेकर लक्षद्वीप टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर को ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिया। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब है वो चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ पर एलजीए एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है। तो हम सब जान ही रहे हैं कि लक्षद्वीप का आलम क्या है। लक्षद्वीप का हाल ये है कि 98% वहाँ पर मुस्लिम हैं और अब लक्षद्वीप के लोग लगातार वहाँ प्रशासक को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर ऐसी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब पाकिस्तान से लोगों का संपर्क अच्छा है। इसलिए जब एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर गए गुजरात से, तो उन्होंने लक्षद्वीप में ये आह्वान किया कि भाई कोई इलीगल गतिविधि नहीं चलने दी जाएगी, कोई भी मकान ऐसा नहीं बनने दिया जाएगा जो गलत करे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं वहाँ पर मानी जाएगी जो व्यवस्था कानून के विरुद्ध हो। तो लक्षद्वीप में जो एमपी होते हैं उन्होंने लोकसभा में आवाज़ उठाई, एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गए। ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेटर ने हर नाव और जो स्टीमर वहाँ पर चलते हैं या जो जो यातायात के साधन चलते हैं, सब पर एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बिठाई कि कौन कौन इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व है। तो ये वहाँ पर एक लंबी व्यवस्था चल रही है। उस व्यवस्था में बड़े स्तर पर वहाँ पर जो प्रशासन है, उस प्रशासन का विरोध जनता कर रही है। अब प्रशासन का विरोध जनता कर रही है का मतलब है कि वहाँ मुस्लिम आबादी होने की वजह से उनको भारत सरकार के नियम रास नहीं आ रहे हैं, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के कानून उनको रास नहीं आ रहे। हुआ क्या कि लक्षद्वीप के अंदर एक टीम मतलब उसमें अमीन शामिल था, उसमें जो पेड़ों पे चढ़ने वाले लोग शामिल थे, जो पैमाइश करने वाले लोग हैं वो शामिल हैं, या जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के प्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। वो किसी ज़मीन की पैमाइश करने जा रहे हैं और उस ज़मीन के विषय में एक इन्वेस्टिगेशन बैठा था, वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। 40-50 लोग आए, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब उनके हमले की वजह से लोगों को चोट आई। खैर वो वापस आए लेकिन मुकदमा फाइल हो गया। मुकदमा फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहाँ इन्वेस्टिगेशन मतलब आईओ नियुक्त हो गया होगा। आईओ ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी। कोर्ट सुनवाई करते समय उसने सबको बुलाया जैसे कि बुलाया जाता है, लेकिन जब एक्यूज्ड वहाँ पहुँचे, मतलब जो जो पिटिशनर हैं वो वहाँ पहुँचे, तो ये कहा गया कि भाई बयान एक्यूज्ड का लिया जा चुका है, या बयान उन्होंने कहा कि साहब बयान उसका आईओ का ले लीजिए, तो उन्होंने आईओ का बयान हो गया। कहा साहब हम अब क्या है कि एक्यूज्ड के खिलाफ जब वो उपस्थित नहीं हुए, जो सम्मन जारी हुए थे उसके बाद वो उपस्थित नहीं हुए तो वारंट हो गए। तो इन्होंने कहा साहब वारंट हैं, तो उन्होंने कहा वारंट ऑलरेडी रिकॉल हो चुके हैं। ऐसे लगा कि जो मैजिस्ट्रेट है मतलब सीजेएम है वहाँ का, सीजेएम के चेरिया कोया ने ये एक्यूज्ड के पक्ष में ये सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस केस के अलावा किसी दूसरे मतलब वो अपराध का प्रकार बदल दिया और अपराध के प्रकार बदलकर सजा दे दी। जब पिटिशनर हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट में उनकी जो एप्लीकेशन थी वो ये थी कि साहब मैजिस्ट्रेट ने या सीजेएम ने जो सज़ा देने का प्रावधान है उसमें गवाहियाँ ली ही नहीं और क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने आईओ बुला लिया। आईओ ने मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये कहा कि साहब हमने कोई बयान नहीं दिया, हमें कहीं बुलाया नहीं गया। अब हाई कोर्ट ने बाकी लोगों को बुलाया अपनी अदालत में, तो मालूम पड़ा कि बयान कुछ हुए नहीं हैं और ये पूरा केस फोर्जरी, यानी कि बयान भी फोर्ज वहाँ पर हैं, कहीं पर साइन नहीं है। तो फिर सीजेएम ने हाई कोर्ट को बताया कि साहब हमारे क्लरिकल स्टाफ की गलती है, उसने साइन नहीं लिए। जो लोग उपस्थित हुए उनके साइन होते हैं रजिस्टर पर कि भाई कौन कौन उपस्थित हुआ। तो बोले कि साहब ये गलतियां हो जाती हैं, ओवरबर्डन है, ओवरलोड है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम ये मानते हैं कि ओवरलोड है, हम ये मानते हैं कि ओवरबर्डन है, हम ये भी मानते हैं कि क्लरिकल मिस्टेक हो जाती हैं,
लेकिन ये कोई क्लरिकल मिस्टेक, सामान्य मिस्टेक नहीं है। इसमें आईओ का बयान लिए बगैर आपने बयान लिख लिया। अब जो जो गवाह थे, गवाहों के बयान, विटनेसेस के बयान लिए बगैर उनके बयान बना लिए और आपने सजा का प्रकार बदल दिया और कहीं और कुछ कर दिया। इन सबके बाद प्रमा फसाए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि सीजेएम ने फोर्जरी की है, फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं और गलत तरीके से सजा दी है। अब सीजेएम अदालत में ये कह रहा है कि साहब वी आर द जुडिशियल ऑफिसर्स, हम जुडिशियल ऑफिसर हैं एंड दैट इज़ वाई इम्यूनिटी है हमको कि हमसे कुछ गलती हो गई तो। इंडियन पीनल कोड में जुडिशियल ऑफिसर्स को इम्यून रखा गया है सेक्शन 77 में, और ये कहा गया है कि भाई 77 78 में ये कहा गया है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर इंटेंशनली कोई काम नहीं करता और उससे क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए या उससे मिस्टेक हो जाए तो फिर वो अपराध नहीं होता। जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी है जिसके तहत ये कहा गया है कि भाई जुडिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी अगर उनसे कुछ गलत हो गया तो। कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में कि भाई ये बात तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर से गलती हो सकती है, लेकिन विलफुली, जानबूझकर अगर आप एविडेंस बना लेंगे और उस पर फोर्स तरीके से एविडेंस बनाकर सजा दे देंगे तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो सिन है, ये अपराध है। और अपराध करने के मामले में या जुडिशियल ऑफिसर, जजेस और मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर कोई भी कानून से परे नहीं है, सब कोई कानून के दायरे में आता है, इसलिए कानून का पालन तो सभी को करना पड़ेगा। आप जुडिशियल ऑफिसर हैं तो भी आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। अब ये सीजेएम साहब ने, चेरिकोया ने कोर्ट में ये कहा था, हाई कोर्ट में, कि साहब ये हमारे क्लैरिकल मिस्टेक है, हमारे स्टाफ की गलती है। तो उनकी स्टाफ में जो क्लर्क था मुत्तुकोया, उसको भी कोर्ट ने सम्मन किया, और जो दूसरा जूनियर क्लर्क था पुथुन्नी, उसको भी किया। और इन 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश किया है कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा है इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इनकी पूरी गतिविधि देखी जाए, इनके कैरेक्टर मतलब इनके जो काम क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को देखा जाए, और इन 4 के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारी अदालत में लगाया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि ये लक्षद्वीप के अंदर ही रहें, ये सुनिश्चित किया जाए कि लक्षद्वीप में किसी भी आइलैंड पर हों, ये लक्षद्वीप के आइलैंड पर सुरक्षित रहें, ये ध्यान दिया जाए कि ये वहीं पर हैं। हुआ क्या होगा, ये जज साहब जो हैं वो जो हमलावर रहे, उन हमलावरों का पक्ष लेने के उद्देश्य से, डर के मारे पक्ष ले रहे हों या प्रभाव में पक्ष ले रहे हों या कोई जाति व्यवस्था का दिमाग में बात हो या कोई सांप्रदायिक व्यवस्था दिमाग में हो, कुल मिलाकर इन्होंने उन अभियुक्तों के ऊपर को लाभ देने का प्रयास किया जिन्होंने सरकारी अफसरों के ऊपर हमले किए, जिन्होंने सरकारी अफसरों को अपना काम करने से रोका, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर बिगाड़ दी, जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, सरकारी काम में बाधा पहुँचाई। ऐसे अपराध करने वालों को सीजेएम अगर बचाने का प्रयास करता है तो वो अकेला नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि इसमें सीजेएम शामिल होगा, इसमें उनका क्लर्क शामिल होगा, इसमें उनका जो जूनियर क्लर्क है वो शामिल होगा, इसमें पेशकार शामिल होगा। इन सबके शामिल हुए बगैर इस प्रकार का कोई कृत्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जज कुछ कहेगा, सिग्नेचर किसने लेने? सिग्नेचर तो क्लर्क ने लेने थे, पेशकार ने लेने थे, पेशकार ने फाइल पर मेंशनिंग करनी थी, छोटा ऑर्डर जो होता है पेशकार ही लिखता है, सिग्नेचर पेशकार ही लेता है, डॉक्यूमेंट साइन पेशकार करवाता है, और जो भी गतिविधि है वो सब पेशकार करवाता है। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि पेशकारों की मिलीभगत, क्लर्कों की मिलीभगत के बगैर इसमें कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए धारा 340 सीआरपीसी के तहत प्रोसीडिंग को परजरी करने का, यानी कि प्रोसीडिंग को गलत तरीके से करने का अपराध बनता है। प्रमा फसाई कोर्ट ने कहा कि हमारी नज़र में ये अपराधी हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर से कहा, यानी कि प्रशासक लक्षद्वीप से कहा कि 23 जनवरी 2022 को जब हम तारीख लगाएंगे या अपील जब सुनवाई करेगा हाई कोर्ट, तब तक इनकी इन्वेस्टिगेशन करके इनकी क्रियाकलाप और इन मामलों में अंदर तक जाकर मेरी अदालत में इसको लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये अपने आप में
कह रहा है कि ये किस प्रकार के लोग हैं, अपने आप में बता रहा है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और ये स्वयं में ये बताने का प्रयास है कि आखिर हमारे देश में रहने वाले लोग, हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग, हमारे देश में प्रशासन देखने वाले लोग किस प्रकार से सांप्रदायिक भावना से पीड़ित हैं, और उस सांप्रदायिक भावना को ध्यान में रखते हुए वो क्या क्या नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कोई मैजिस्ट्रेट, कोई जज, कोई अदालत कानून से ऊपर नहीं है, सबको कानून के दायरे में रहना होगा, और इनमें से कोई भी गड़बड़ करता है, कोई भी गलत करता है, प्रोसीडिंग को उल्लंघन करता है, तो उसको सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि वो कानून का संरक्षक ही अगर कानून का भक्षक बन जाए तो ऐसे भक्षक को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जा सकता और न ही बख्शा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि केरला हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने पूरे देश को ये मैसेज दिया है। ऑनरेबल जज साहब ने, हालांकि मैं कहता हूं कि जज और मैजिस्ट्रेट और निचली अदालत के लिए है, लेकिन मैं मानकर चलता हूं ये पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लॉ ऑफ लैंड में ही आते हैं। उनको भी कानून अपने हाथ से बनाने मिटाने का अधिकार नहीं है, वो पार्लियामेंट के मातहत आते हैं। संविधान सबके ऊपर लागू होता है और सबको संविधान का पालन करना ही होता है। ये बात सबको, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर और नीचे मुंसिफ मैजिस्ट्रेट तक, यानी कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या सिविल जज जूनियर डिवीजन, सबको यह ध्यान रखनी चाहिए कि हम भारत के लोग ही संविधान बनाते हैं और हम भारत के लोगों की बात सबको माननी ही पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।